तीसरे आधे ब्रांड है नड्डा जी। तो अभी सारा दारोमदार डेढ़ ब्रांड पर टिका हुआ है, नड्डा जी और अमित शाह पर। वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे हवाई जहाज सारे हेलीकॉप्टर बुक कर दिए हैं और दिन भर यहां वहां घूम रहे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से चुनावी सभा करने का फायदा यह होता है कि लोग आ जाते हैं ग्रामीण इलाकों में हवाई हेलीकॉप्टर देखने के लिए। अभी ये जो चुनाव है कर्नाटक का, ये राहुल गांधी की यात्रा के बाद का पहला चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी द्वारा अपना बंगला छोड़ने के बाद का पहला चुनाव है, और ये पहला चुनाव है जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत तेजी से पड़ेगा और लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। अभी जो ब्रांड की बात हो रही है, श्री नरेंद्र मोदी जी का ब्रांड एक जमाने में बहुत अच्छा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ब्रांड के कारण अभी ब्रांड इंडिया पूरे विश्व में डाउन जा रहा है। पूरे विश्व में भारत की जो छवि खराब हो रही है वो बहुत ही शर्मनाक स्थिति में है। भारत की इतनी बुरी दशा, भारत की इतनी छवि पहले कभी बाहर खराब नहीं रही। अब एक और नजरिया देखिए, आज ही मध्य प्रदेश के अखबारों में विज्ञापन छपा है, फिर वही स्टाइल, क्योंकि बीजेपी को अंदाज हो गया है कि अब मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। तो यहां भी वे डबल इंजन की सरकार का मुखड़ा रोने लगे हैं। वही बात कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की तस्वीर और मुख्यमंत्री की तस्वीर है। उन्हें लगता है कि मोदी जी के भरोसे वे आगे शायद इन राज्यों में भी सरकार बना पाएंगे, ये बीजेपी को लगता है। लेकिन बीजेपी की मुसीबत कर्नाटक में बहुत सारी। पहली मुसीबत का, उनकी मुसीबत का एक कारण तो ये कि जिस लिंगायत समुदाय और योक्काडिगा समुदाय के लिए बीजेपी एकदम उद्यत थी कि किसी भी तरह इन दोनों संप्रदाय के लोग हमारे साथ आ जाएं, वे नहीं आ पा रहे हैं। जगदीश शेट्टार ने यह भी कह दिया कि अगर नरेंद्र मोदी जी मुझे बुलाएंगे तो भी मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और बीजेपी की टक्कर में केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो बीजेपी को सबक सिखा सकती है, बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है। दूसरी बात, राहुल गांधी चूंकि सच के साथ हैं और सच को अपने आप को साबित करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। तो राहुल गांधी जिस तरह एकदम स्वतंत्र होकर अपनी बातें कर रहे हैं और जिस तरह भीड़ उमड़ रही है, ये आज की ही बात नहीं, अभी तमाम सभाओं में देखिए जिस तरह राहुल गांधी की सभाओं में, उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, युवाओं की भीड़ उमड़ रही है, महिलाओं और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है, उससे बीजेपी में घबराहट है। घबराहट ये कि लोग अगर कर्नाटक में बीजेपी के साथ नहीं रहते, कांग्रेस के साथ जाते हैं, और इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी यही हाल होगा। और बीजेपी को इस बात का पूरा एहसास है कि उत्तर भारत में अब लोकसभा चुनाव में उसकी स्थिति इतनी अच्छी रहने वाली नहीं है जो पिछले 2019 के चुनाव में रही है। तो ये भी बीजेपी के लिए डर का एक कारण है। और बीजेपी के नेताओं को, अमित शाह और नड्डा को ये लगता था, मोदी जी को ये लगता था कि दक्षिण के सहारे वे 2024 में अपनी नैया पार कर लेंगे, दक्षिण भारत के राज्यों के सहारे। इसीलिए उनकी बहुत कोशिश थी कि दक्षिण भारत में लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाए, लेकिन जो तैयारियां उन्होंने की है उसका अंजाम वो देख चुके हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए राहत की बात थी कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं थी वहां भी बीजेपी को लोकसभा में अच्छी सीटें मिली थी, अच्छी प्रभावशाली सीटें मिली थी। लेकिन इस बात से बीजेपी बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ है कि ये इतिहास दोहराया नहीं जाने वाला है। एक बार अगर बीजेपी को लोगों ने वोट दे दिया तो दूसरी बार भी देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है या बहुत सोच समझकर बनाया गया है, जिसमें ग्रामीणों को, महिलाओं को, युवाओं को और परिवार के सभी लोगों को राहत की बात कही गई। और ये एक ऐसा उदाहरण है, राजस्थान में कांग्रेस ने करके दिखाया है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और कांग्रेस ने कहा था कि हम अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, और कांग्रेस ने वो किया। और राजस्थान में अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, परिवारों को मदद मिल रही है, बिजली के बिल में राहत मिल रही है। इन सब चीजों से बीजेपी को लगता है कि अब कांग्रेस को रोक पाना आसान नहीं होगा। ये बीजेपी के लिए चिंता का कारण है।
और एक अर्थशास्त्र की भाषा में एक मुहावरा है कि गोइंग टू साउथ, जब नक्शे में कोई देखता है साउथ मतलब कि नीचे की तरफ, तो बीजेपी इज रियली गोइंग टू साउथ अर्थशास्त्र की भाषा में, यानी बीजेपी नीचे की तरफ जा रही है और कांग्रेस ऊपर की ओर जा रही है। साउथ का कर्नाटक, केरल, कांग्रेस इज कमिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यस, कांग्रेस इज कमिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, लेकिन अब बीजेपी की स्थिति है कि बीजेपी इज गोइंग टू साउथ, यानी रसातल की ओर जा रही है। नक्शे में अगर देखें भारत के नक्शे में, कि नीचे की ओर जा रही है। तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। और मुश्किल ये कि जो ब्रांड मोदी कर रहे थे, मुझे लगता है कि ब्रांड मोदी को ओवर एक्सपोजर हो चुका है। इतना ओवर एक्सपोजर होता है तो वो अच्छी चीज नहीं होती। अगर अमिताभ बच्चन तेल भी बेचेंगे और साबुन भी बेचेंगे और हीरा भी बेचेंगे और मकान भी बेचेंगे, और फिर लोगों को बाद में पता चलता है कि अमिताभ बच्चन अगर हीरा बेच रहे हैं तो हीरा खरा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है। और ये एहसास लोगों को मोदी जी के बारे में भी हो गया कि जो ब्रांड मोदी और डबल इंजन की सरकार, अब यहाँ क्या है कि 2 इंजन तो बीजेपी में लग चुके हैं, डबल इंजन है, लेकिन दूसरा इंजन तड़प रहा है, उसमें ऊर्जा बची नहीं है। तो अब एक इंजन के सहारे बीजेपी चाहती कि सरकार आए और प्रचारित जरूर करी कि हमारी डबल इंजन। और इसका दूरगामी परिणाम जो है, रिजल्ट जो है, वो क्या देखते हैं आप? राजीव जी, देश का राजनीतिक पर्यावरण काफी तेजी से बदला है और उसे आरएसएस के लोग भांप रहे हैं। और वे बार बार मोदी, नड्डा और अमित शाह को इंगित कर रहे हैं कि देखिए, कर्नाटक में पर्यावरण बहुत बदल चुका है, हालात हमारे खिलाफ। दूसरी बात है कि आरएसएस इस बात को जानता है कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में जो सबसे बड़े बड़े कांड हुए, और वो ऐसे अप्रत्यक्ष घोटाले हैं जो आम आदमी को आसानी से नजर नहीं आते, उससे भी राजनीति बहुत बदली है। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, भ्रष्टाचार इतने खुलेआम हुआ है, बीजेपी ने बड़े पैमाने पर चंदा लिया है जो काले धन के रूप में भी है और जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसके बारे में आम आदमी बात नहीं करता, लेकिन बहुत बड़ा पर्यावरण, राजनीति का पर्यावरण बदल दिया इस घटना। राजनीति पर पैसा हावी हो गया, ये बड़ी बुरी घटना हुई है। और आरएसएस बात को जानता है, वो जानता है कि कल को ये बात बीजेपी के खिलाफ भी जा सकती है और आरएसएस कुछ कर नहीं पाए। दूसरी बात इन्होंने जो की है, वो योजना आयोग का महत्व खत्म कर दिया, नीति आयोग बना दिया है जो एक तरह से छुपाने का काम करता है। अब ये आंकड़े कहां मिलते हैं, कितने बेरोजगार देश में, आर्थिक स्थिति अच्छी कहां, इस बारे में क्या पता चलता है? क्या सरकार, मंत्री जी ने कह दिया संसद में कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, क्या वास्तव में तरक्की कर रहे हैं? अब वो आंकड़े सुलभ नहीं है। तो ये बताता है कि जब मामला बड़ा गड़बड़ है देश में, इसलिए छुपाया जा रहा है, तभी कोई चीज छुपाई जा रही है। अब ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के दुरुपयोग की बातें तो सब लोग करते हैं, ये चीजें दिख रही है, लेकिन ये इन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है। इन्होंने बता दिया है कि जिस तरीके से 95% विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है इन संस्थाओं के माध्यम से, तो बीजेपी को भी डर है कि कभी न कभी जब उनकी सरकार नहीं होगी तब उन्हें वो दिन देखने को मिलेंगे। जैसे व्यापम जैसे घोटाले हुए, कई घोटाले मध्य प्रदेश में हुए, गुजरात में कई बड़े घोटाले हुए, और आप देखेंगे कि ये तय लग रहा था कि इन घोटालों को करने वालों को जेल जाना पड़ेगा, नेताओं को जेल जाना होगा, लेकिन वो जेल जाने से बचे हुए। तो सारे लोग जो जेल जाने से बचे हुए एक मत है अभी, क्योंकि उन्हें अपने अपराधों को छुपाना है और ये उनकी मजबूरी है, और इस बात को आरएसएस अच्छी तरह जानता है। तो ये चुनाव बहुत से मामलों में निर्णायक होंगे। ये जो गलत नीतियां हैं